हम करते हैं। Okay, जी. So once again, let's start. I am Hassan Yusuf, your O levels and IGCSE Pakistan Studies instructor. हमारा मेन एम है आज हिस्ट्री की क्लास, सही है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला कि तुम लोग मुझे ये कहते हो कि यार ऑनलाइन क्लास के अंदर सर थोड़ा सा हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ब्ला 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 ब्ला, जो भी आपका मसला है पर्सनली, उससे मुझे वो मैटर मेरे लिए नहीं करता। अब हमारा मेन मैटर क्या है कि हमने इसके ऊपर काम करना है, यानी प्रॉपर तरीके से वी हैव टू वर्क इंडिविजुअली ऑन इट। समझ रहे हो? ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए कि भाई आप जाग कर, सोच कर, समझ कर पढ़ रहे हो, सही है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस। फर्स्ट मैं तुम लोगों को अनम्यूट करना अलाउ कर देता हूं। मुझे जरा अपना कोई बच्चा माइक खोल कर दिखाए, आवाज आप माइक ऑन कर सक रहे हो अपना? हेलो। हेलो, ठीक है, यस डन सर। सीन है, यानी कि मैं तुम लोगों से कन्वर्सेशन करना चाहूंगा बीच में। सही है, हेलो। चलिए अच्छा। जी, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो अच्छा सर, एक सवाल था। सही है जी, स्टार्ट करते हैं। चले भाई साहब, तो अब हमारे पास क्या गेम है उसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी रिफॉर्मर्स, यानी जब हम रिफॉर्मर की बात करते हैं, अच्छा एक बात अच्छे से याद रखना कि लेट सपोज बीच में अगर आपकी क्लास जो है वो मिस हो जाए, सर मिस होने का मतलब क्या कि लेट सपोज ये स्क्रीन तुम्हें नजर ना आए, तो तुम मुझे वॉइस नोट से बता देना या मुझे मैसेज कर देना कि सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस, सही है। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। देखें, व्हाट इज द बेसिक पार्ट। रिफॉर्मर जो है, रिफॉर्मर मैंने जो मुझसे पढ़ चुका है उसको पता है कि मैं ये बहुत ही इलैबोरेट करके पढ़ाता हूं। और एग्जामिनर की तरफ से मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बता दूं भाई, ये एग्जामिनर जो है ना हमारे, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है इस्लामिक रिफॉर्मर। ये रिफॉर्मर्स नहीं है, दे आर इस्लामिक रिफॉर्मर्स, डू रिमेंबर, दीज आर इस्लामिक रिफॉर्मर्स, ये हमारे इस्लामिक रिफॉर्मर्स हैं, सही है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि मतलब जाहिर है मैंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं, और ये मेरे वो नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। समझ में आ गई बात? यानी जो आपको बुकलेट की फॉर्म के अंदर मिल जाता है, सही। अच्छा, अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं टू राइट अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ आर्ट्स, कि हमने इसके ऊपर काम करना है प्रॉपर तरीके से, सही। हमारे पास तीन इस्लामिक रिफॉर्मर्स हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको फिजिकल क्लास के अंदर एक चीज कराई थी, मैं वंस अगेन आपके साथ वो चीज रिपीट करता हूं। वो रिपीटेशन क्या है? इस्लामिक का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लामिक? इस्लामिक का मतलब है मजहबी। और रिफॉर्मर, रिफॉर्म चेंज लाने वाले को कहते हैं। किसको कहते हैं? चेंज लाने वाले को रिफॉर्मर कहते हैं। तो इस्लामिक रिफॉर्मर का मतलब क्या भाई? मजहबी चेंज लेकर आना। अब चेंज का मतलब ये नहीं है भाई कि वो इस्लाम को बदल दिया जाए, अल्लाह ना करे, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आई एम नॉट सेइंग दैट। मजहबी चेंज का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई बुराई है, कोई मसला चल रहा है सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में, मुआशरे में, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो उसको ये रिफॉर्मर्स रिजॉल्व करेंगे। आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आप लोगों को पहले भी जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था, जो नया बच्चा है उसके लिए फर्स्ट टाइम है, जो मेरा ऑलरेडी बच्चा है उसको पता है, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर रहा था। सर आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे जरा बताएंगे? मैं आपको बताता हूं बेटा, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि देखें, आप किसी से भी ना रिलीजियस बात तब सुननी पसंद करेंगे जब वो खुद रिलीजियस होगा। इफ दैट पर्सन इज नॉट रिलीजियस और वो आपको रिलीजियस रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड बात करके बता रहा है, तो भाई आपकी दिलचस्पी उस पर नहीं बने। ये एक कॉमन सी बात है, इसको समझना। मैं दोबारा से तुम्हें बता रहा हूं कि भाई आप अगर खुद रिलीजियस होगे और किसी को रिलीजन से रिलेटेड कोई बात बताओगे, तो अगला बंदा आपकी बात सुनेगा। बट इफ यू आर नॉट रिलीजियस और आप रिलीजन की बात किसी और को बता रहे हो और आप चाह रहे हो कि अगला बंदा आपकी बात सुने, तो भैया इट्स इम्पॉसिबल, वो नहीं सुनेगा। थोड़ी बहुत सुन लेगा, एंड में बोलेगा भाई आप फॉलो कर लो। आप क्यों नहीं कर रहे? आप कर लो यही चीज। तो दिस बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू, यानी ये चीज आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। दैट इज नंबर वन, यानी ये मेरा नंबर वन मामला हो गया। तो इस्लामिक रिफॉर्मर का मतलब क्या हुआ? इस्लामिक मतलब मजहबी, रिफॉर्मर यानी चेंज लाने वाला, यानी मजहबी चेंज लाने वाले को हम इस्लामिक रिफॉर्मर कहते हैं। सही हो गया, यहां तक बात हो गई हमारी क्लियर। वी डू हैव थ्री इस्लामिक रिफॉर्मर्स इन आवर सिलेबस, जो कि हमें पढ़ने हैं। वी डू हैव थ्री इस्लामिक रिफॉर्मर्स, तीन इस्लामिक रिफॉर्मर्स हैं हमारे पास, जिनके बारे में हमने पढ़ना है। जी जी बेटा, मैं नोट्स लेकर आऊंगा, लाजमी लेकर आऊंगा, आपकी कसम लेकर आऊंगा, झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं आपको क्या बता रहा था, जरा मैं उसको आइडेंटिफाई कर दूं। वालेकुम अस्सलाम।
ठीक है, आइडेंटिफाई कर दो व्हाट इज द बेसिक पर्पस। शाह वलीउल्लाह वाज द फर्स्ट इस्लामिक रिफॉर्मर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सैयद अहमद शहीद बरेलवी वाज द सेकंड इस्लामिक रिफॉर्मर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड हाजी शरीयतुल्लाह वाज द थर्ड इस्लामिक रिफॉर्मर जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बॉस? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास तीन इस्लामिक रिफॉर्मर बारी 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 आ गए। समझ में आ रही है बात? यानी पहले शाह वलीउल्लाह आ गए, दूसरे सैयद अहमद शहीद बरेलवी आ गए, तीसरे हाजी शरीयतुल्लाह आ गए। तो भैया जो सबसे पहले आए हैं, हम सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज शाह वलीउल्लाह साहब। ठीक है, शाह वलीउल्लाह साहब हमारे पास सबसे पहले आए हैं, तो हम सबसे पहले शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, when we are going to talk about शाह वलीउल्लाह साहब, तो शाह वलीउल्लाह के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मैं पहले आपके साथ उनको डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम इनकी डिटेल्ड वर्जन में जाएंगे। और एक बात अच्छे से याद रखना, नोट्स, कॉपी, बुकलेट, पेन लेने को मैंने इसीलिए कहा आज कि हम इनका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज ही सॉल्व करेंगे, अभी ही सॉल्व करेंगे। और एक बात समझ के रखना, मुझसे कुछ बच्चों ने बोला सर आपने इतनी जल्दी, जो बच्चा ऑनलाइन वाला है उसकी तो खैर है, ठीक है, जो बच्चे की एक आध बच्चों की ऑनलाइन की, तीन बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन की आज पहली क्लास है, जो मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट है। लेकिन कुछ बच्चा मेरे पास ऐसा फिजिकल भी इसके अंदर बैठा हुआ है, तो वो बच्चा मुझे कहने लगा सर अभी इतनी जल्दी ऑनलाइन, इतनी सारी क्लासें, ये वो। भाई आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा ना। अगर आप लेट करके स्टार्ट करोगे, अगर आप देर लगाओगे, तो ऑब्वियसली इट विल टेक योर टाइम, आपका वक्त खुद ही बर्बाद होगा। समझ रहे हो ना? तो जितना ज्यादा हम मेहनत अर्लियर कर सकते हैं, हम अपने आप को पहले प्रिपेयर करके रखेंगे, तो हमें हमारे पास रिवीजन का बहुत भरपूर टाइम होगा। खैर, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो शाह वलीउल्लाह साहब के बारे में जब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो शाह वलीउल्लाह साहब के अंडर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, जो कि अलग से हेडिंग बन के भी आ सकती है। बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की बैटल, जो अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी जो भी बोले, ये एक ही बंदा है। इन्होंने जंग जो लड़ी थी मराठास के खिलाफ। उसके बाद बायोग्राफी, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ शाह वलीउल्लाह साहब अलोंग विद इनकी वर्किंग, यानी इन्होंने क्या क्या काम किए, इन्होंने क्या क्या किया। समझ गए? जिसकी वजह से ये फेमस हुए, या जिसकी वजह से इनको एक तरीके से कहना चाहिए कि पहचाना गया, या इनको कहा गया कि हाँ भाई ये हैं वो बंदे जो कि इस्लामिक रिफॉर्मर कहलाने के लायक हैं या हैं। तो ये, सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। अब हम आते हैं अपने मेन नोट्स के ऊपर। सबसे पहले तो तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल हाथ में होनी चाहिए, ताकि कुछ कुछ चीजें तुम अपने पास नोट डाउन कर लो। मुझे ये बताओ कि यहां तक जो मैंने बोला तुम सबको समझ आया? अपने माइक खोल के मुझे बोलो, यस और नो। यस। Yes. 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 यस। डन। Yes. सही है। अच्छा जी, आते हैं अब शाह वलीउल्लाह साहब। देखो शाह वलीउल्लाह साहब का मामला क्या था 1703 टू 1762। मैंने तुम लोगों को बहुत शुरू में एक और बात बोली थी कि वो एक बच्चा था जिसने मुझे ये कहा था कि सर शाह वलीउल्लाह साहब ने औरंगजेब के साथ जंग लड़ी हुई है। समझ गए ना? तो वो एक फनी मूवमेंट हो गया था बेसिकली। शाह वलीउल्लाह साहब 1703 में पैदा हुए, आपके औरंगजेब आलमगीर 1707 में उनका इंतकाल हो गया। तो भाई 4 साल का बच्चा जंग कैसे लड़ सकता है? ये एक बड़ी एक ऐसी बात थी कि भाई मैं अभी इस पर क्या बोल सकता हूँ। जाहिर है ये तो ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड है, अब इसमें मैं क्या ही बोलूं। लेकिन जो बच्चा मेरे पास फिजिकली बैठा था, मैंने उसको बताया था कि मैंने उस बच्चे को किस तरीके से गाइड किया था कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं, लोग गलत समझते हैं इन बातों को। समझ में आ रही बात? तो मकसद यही है कि भाई 4 साल का एक बच्चा जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। और शाह वलीउल्लाह साहब वॉज द मैन ऑफ वर्ड्स। ये जंगी आदमी नहीं थे, ये खुद जंग लड़ने वाले बंदे नहीं थे, ये एक बड़े मौलवी थे, एक आलिम थे, जो कि लोगों को गाइड कर सकते थे, जो कि लोगों को जिहाद के बारे में समझा सकते थे, जो कि लोगों को एक जगह जमा कर सकते थे, इस्लाम सिखा सकते थे। बट ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग बाय हिमसेल्फ, यानी तलवार निकाल के खुद लड़ने नहीं जा सकते। ये क्लियर कट बात है, ये क्लियर कट बात है। ठीक हो गया? आइए इनके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सर शाह वलीउल्लाह साहब जो हैं, इनकी जो पैदाइश है वो है 1703 में। 1703 के अंदर ये पैदा हुए। और जब ये पैदा हुए थे, तो ये वही वक्त था जब औरंगजेब की हुकूमत खत्म हो रही थी, औरंगजेब का जमाना खत्म हो रहा था, औरंगजेब का वक्त एंड हो रहा था। तो आपने अपना पहला, यानी लेट सपोज आपके पास एक सवाल आता है कि भाई हु वॉज शाह वलीउल्लाह, तो जब आपके पास हु वॉज शाह वलीउल्लाह आए, तो उसकी पहली लाइन आपकी क्या होगी कि शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न इन 1703 इन दिल्ली। यानी वो दिल्ली में 1703 में पैदा हुए थे। और अगर दिल्ली नहीं भी लिख रहे हो तो 1703 लिख देना, जो उनकी डेट है। ईयर, ईयर सही है, ईयर लिखना, ईयर मेंशन करना यहां पर जरूरी है। ठीक है? एंड जब वो पैदा हुए थे, सो इट वाज द टाइम
ड्यूरिंग विच के भाई औरंगजेब साहब की जो हुकूमत का दौर था वो खत्म हो रहा था, और जाहिर है नियरली कुछ अरसे बाद ही उनका इंतकाल भी हो गया। इनका रियल नाम, इनका ओरिजिनल नाम जो रखा गया था, दैट वाज कुतुब उद्दीन। इनका असली नाम जो रखा गया था कुतुबुद्दीन। तो याद रखना, अगर 4 मार्कर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई हु वॉज शाह वलीउल्लाह, तो उसको जो तुम स्टार्ट करोगे ना कि भाई ही वॉज द इस्लामिक रिफॉर्मर हु वॉज बॉर्न इन 1703, ठीक है, एट द टाइम व्हेन द रेन ऑफ औरंगजेब वाज नियर टू इट्स एंड, हिज रियल नेम वाज कुतुबुद्दीन। यानी आपने इनका रियल नेम भी मेंशन करना है कि उनका ओरिजिनल नाम क्या था, कुतुबुद्दीन। ये आपने मेंशन कर दिया। अच्छा, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वो अपने टाइटल की वजह से क्यों जाने जाते थे, मैंने आपको ये भी बताया। वलीउल्लाह का मतलब होता है बेसिकली अल्लाह का दोस्त, ठीक है। वलीउल्लाह का मामला समझिएगा कि अल्लाह का दोस्त, तो क्योंकि उनके अंदर अच्छाई बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, बहुत नेक इंसान थे, दैट इज वाई ही गॉट द टाइटल ऑफ वलीउल्लाह। यानी उनको वलीउल्लाह का टाइटल मिल गया, एंड ऑब्वियसली ही रेज अप द बार, यानी ये मतलब उस लेवल पर पहुंचे। इनके फादर थे शाह अब्दुल रहीम साहब, जो कि एक बड़े ही रेप्यूटेड पर्सन थे, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ मदरसा रहीमिया एज वेल। मतलब इनके फादर जो थे मदरसा रहीमिया के फाउंडर भी थे, जो कि उस वक्त के एक तरीके से आप समझ जाइए कि बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी। अच्छा, अब तरीकेकार क्या है कि भाई ये एक पूरा जो एक एम है वो इनकी बायोग्राफी की तरफ निकल कर आता है। सर क्या है बायोग्राफी, सर दोबारा से बताइएगा। तो बेटा आपने जो नोटबुक और पेंसिल ली हुई है, वहां पर आपने एक छोटी सी हेडिंग डालनी है, शाह वलीउल्लाह, या SWU लिख दो। सही है, शॉर्ट फॉर्म में अपने पास नोट डाउन करो। देखो, एक चीज तुम्हारी और मेरी डन है कि भाई आपके लिए इंग्लिश इज नॉट दैट मच अ बिग डील। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग इन राइटिंग इंग्लिश एज वेल। I can easily understand because my English is not as good as even as you. बट वॉट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर, मेरा मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि भैया जब आप इंग्लिश में इंग्लिश लिख रहे हो, आप थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर सकते हो ना अपनी ओन वर्डिंग्स में। सो दैट विल बिकम नॉट दैट विल नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। आपने शाह वलीउल्लाह की हेडिंग डाली, उसके नीचे सबसे पहला आपने काम लिखना है कि बॉर्न डेट है इनकी 1703। 1703 को ये पैदा हुए। थोड़ा और ऑब्वियस करना है, 1703 इन दिल्ली। 1703 इन दिल्ली लिख। ये हो गई पहली चीज। नंबर 2, नंबर 2 पर आपने लिखना है रियल नेम कुतुबुद्दीन। असली नाम इनका क्या है भाई, कुतुबुद्दीन। आपने रियल नेम इनका मेंशन कर दिया कि इनका रियल नेम है कुतुबुद्दीन। अ, बेटा किसी का माइक ऑन है, मुझे बच्चे बोल रहे हैं, काइंडली ऐसे नहीं करें। हाँ हाँ बेटा, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। किसी का माइक खुला, बेटा यार माइक किसी का खुला हुआ है, माइक ऑफ करो बॉयज। किसी बॉय और गर्ल हु एवर इट इज, जिसका भी माइक ऑन है वो माइक बंद कर दे अनटिल अनलेस मैं ऑन करने को ना बोलूं। देखो किसी का माइक ऑन, मानिया तुम्हारा माइक ऑन है, बंद करो इसको फौरन। माइक ऑफ करो। माइक ऑफ नहीं करोगे तो फिर रिमूव करना पड़ेगा क्लास से। माइक ऑफ कर दो। ठीक है जी, चलें, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट के ऊपर वापस। तो आपने क्या लिखा भैया सबसे पहले कि भाई 1703 इनकी बॉर्न डेट हो गई इन दिल्ली, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आपने बताया उनका फादर नेम, आई मीन उनका रियल नेम वो था कुतुबुद्दीन। नंबर 3 आपने बताया कि भाई ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह वॉज हिज टाइटल, वो इनका टाइटल था, लोगों की तरफ से, लोगों की मोहब्बत की वजह से और इनकी अच्छाई की वजह से इनको वो टाइटल मिला था, एंड दैट वाज कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन का इनको टाइटल मिला, दैट्स अनदर थिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई इनके जो फादर थे वो थे शाह अब्दुल रहीम। अच्छा, शाह अब्दुल सर रहीम साहब का सीन कुछ ऐसा था कि भाई ही वाज द फाउंडर ऑफ मदरसा रहीमिया। ठीक है, शाह वलीउल्लाह साहब जो शाह अब्दुल रहीम साहब जो है इनके फादर, वो फाउंडर थे मदरसा रहीमिया के, और जाहिर है वहां पर टीचर भी थे। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई फादर एक इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम फिगर है, तो भाई बच्चा भी, बच्चे पर भी बाप के असरात आएंगे, यानी बच्चा भी मजहब की तरफ उसका रुझान, मजहब की तरफ उसका जो झुकाव है वो ज्यादा बढ़ेगा। सही हो गया। अब आते हैं इनके बिलीफ्स पे। ये तो हमने बेसिक बायोग्राफी लिख दी। बेसिक बायोग्राफी में दोबारा बता रहा हूं क्या आ रहा है। बॉर्न इन 1703 इन दिल्ली, एक। नंबर 2, रियल नेम वॉज कुतुब उद्दीन।
but given the title of Shah Waliullah by the people, यानी इनको शाह वलीउल्लाह का टाइटल, दैट्स नंबर टू. नंबर थ्री, शाह अब्दुल रहीम वॉज हिज फादर हु वॉज द फाउंडर ऑफ मदरसा रहीमिया. ये तीन चीजें हो गई. ये तीन चीजें आपने मेंशन करनी, ठीक है, बायोग्राफी में ये तीन चीजें आपने मेंशन कर दी. आओ थोड़ा सा नीचे चलते हैं. अब उसके बाद इनके बारे में जो बात हो रही है उस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूं. भाई इनका बिलीफ क्या था? भाई इनका बिलीफ ये था कि वाई इस्लाम लॉर्ड्स इज प्योरिटी, या वाई मुस्लिम्स इज फेसिंग प्रॉब्लम, वाज फेसिंग प्रॉब्लम, मुसलमान प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा है. ये हु वाज शाह वलीउल्लाह वाली लाइन में ही आएगा. देखो इन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन, जो शुरुआत की इनकी एजुकेशन थी, वो मदरसा रहीमिया से ही हासिल करी. सही है. इफ यू वांट टू मेंशन इट इन योर नोट्स यू कैन. ही टुक हिज इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम मदरसा रहीमिया. इन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन मदरसा रहीमिया से ली. अच्छा, मदरसा रहीमिया से अपनी इनिशियल एजुकेशन ये क्यों ना ले? मदरसा रहीमिया से अपनी इनिशियल एजुकेशन लेंगे ना भाई. मिसाल ले लो, एक छोटी सी एग्जांपल है कि भाई इनके फादर का, इनके अपने अब्बा का वो है मदरसा है, तो कहीं और जाके थोड़ी पढ़ेंगे. तो इनिशियल एजुकेशन इनकी मदरसा रहीमिया से ही थी. अच्छा, अब मामला क्या था इनका, कि इनका बिलीफ ये था, इनकी बिलीव ये था कि भाई मुसलमान इस वजह से दूर हो रहा है, मुसलमान इस वजह से लॉस फेस कर रहा है, मुसलमान इस वजह से डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है. उसका मेन रीजन ये है, या इस्लाम की जो प्योरिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि मुस्लिम्स आर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. सही है, ये पॉइंट मेंशन करना जरूरी है. मुस्लिम्स were not following the teachings of Quran and Sunnah. This was the reason due to which Muslims' power was declining. Muslims were not, Muslims were not following the teachings of Quran and Sunnah. यानी मुसलमान जो है कुरान और सुन्नत की टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहा था. दैट इज वाई मुसलमान डिक्लाइन की तरफ जा रहा था. दैट वॉज द मेन थीम. ये इनका मेन बिलीफ था कि भाई मुसलमान जो है ना, वो डिक्लाइन ना करता अगर वो कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहा होता. मुसलमान डिक्लाइन सिर्फ इस वजह से कर रहा है बिकॉज मुस्लिम इज नॉट फॉलोइंग द Sir, can you टीचिंग्स ऑफ repeat कुरान एंड again? सुन्नत. ठीक है, मुसलमान जो है वो टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना को फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट ऑल. समझ में आ गई बात? अच्छा, अब पॉइंट क्या है, उस पॉइंट को मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं. ठीक है, उस पॉइंट को मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं. जरा वो आइडेंटिफिकेशन समझना. व्हाट इज बेसिक आइडेंटिफिकेशन? लेट मी क्लियर इट अप. आइडेंटिफिकेशन ये थी, वो आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं कि भाई देखो, वो ये चाहते थे कि भाई इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं, शाह वलीउल्लाह बेसिकली ये चाहते थे कि जो इस्लाम की टीचिंग्स हैं वो स्प्रेड हो. लोग सोशल मामले में, पॉलिटिकल मामले में, इकोनॉमिक मामले में, रिलीजियस मामले में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, ऑल इन ऑल, हर मामले में लोग इस्लाम को प्रायोरिटी दें. मजहब जैसे बोल रहा है वैसे चलें. दिस वॉज हिज बेसिक टर्मिनोलॉजी. ये इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी. तो एक छोटी सी हेडिंग आप डालेंगे बिलीफ की. छोटी सी हेडिंग डालेंगे आप बिलीफ की. सही है, बायोग्राफी में तीन चीजें लिखवा दी. अब इनके बिलीफ में छोटी सी आप हेडिंग डालेंगे. छोटी सी हेडिंग आपने डाली, बिलीफ. हो गई, डाल दी है हेडिंग. जल्दी से कोई एक बच्चा हाँ बोल दे, बिलीफ की हेडिंग डाल दी. Yes, Yes. sir. ओके बेटा, अब बिलीव की हेडिंग के नीचे आपने एक लाइन, सिर्फ एक लाइन लिखनी है. मुस्लिम्स वर फेसिंग डिक्लाइन बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना. Muslims were facing decline because they were not following the teachings of Quran and Sunnah. Muslims were facing decline because they were not following the teachings of Quran and Sunnah. Because they were not following the teachings of Quran and Sunnah. सबसे पहले आपने ये चीज लिख देनी है, so that it would work. सही है, ये चीज आपने लिख दिया. बेटा, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू राइट दिल्ली. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू राइट दिल्ली. इट्स आप दिल्ली ना भी लिखें तो आपका मामला चलेगा. इट्स ओके विद दैट. इट्स ओके विद दैट. सही है, वो वाला मामला नहीं है. करो फिर बेटा, रीज्वाइन करो. मैंने इसीलिए तुम्हें निकाला है. तुम क्या कर रहे हो? तुम अगर बीच में माइक ऑन करोगे तो मैं आपको बाहर ही निकालूंगा ना, और मैं क्या करूंगा? करो, रीज्वाइन करो, मैं ऐड कर लूंगा आपको. अच्छा जी, अब आते हैं पॉइंट के ऊपर वापस. बेटे, कोई बिला वजह में माइक ऑन करेगा मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, फिर आपको मैसेज करना पड़ेगा, तो ख्याल कीजिए इस चीज का. चले जी, अब आते हैं पॉइंट के ऊपर वापस.
अब आता हूं, एक पॉइंट हो गया, यानी इनका बिलीव क्या था कि अगर मुसलमान डिक्लाइन इस वजह से हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, एक चीज। नंबर टू के ऊपर, नंबर सेकंड के ऊपर एक बात और लिख दो, ठीक है? मुस्लिम्स वर फॉलोइंग, एक और पॉइंट लिख दो, मुस्लिम्स वर फॉलोइंग, मुस्लिम्स वर फॉलोइंग हिंदू कस्टम्स, मुस्लिम्स वर फॉलोइंग हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, Muslims were following Hindu customs and tradition. Muslims were following Hindu customs and tradition. अब मैं तुम्हें इसके ऊपर एक चीज समझाता हूं बड़ी कॉमन तरीके से। बड़ा कॉमन तरीका है, तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत मर्तबा होता है ना, बच्चा मुझसे जनरल क्वेश्चनिंग करता है तो मैं उसको ना तो मैं ना उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता, या आइडेंटिफिकेशन मेरे साथ हो नहीं पाती। तो मैं उसको जरा क्लियर कट तरीके से तुम्हें इस चीज के ऊपर समझा देता हूं कि भाई इसमें क्या मामला है, या किस तरीके से हमने इसको करना है, या किस तरीके से हमने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं तुम्हें जरा सा समझाता हूं। देखो, हिंदू कस्टम का मामला क्या है, हिंदू कस्टम का मामला क्या है, दैट मुस्लिम्स वर फॉलोइंग हिंदू कस्टम्स एंड देयर प्रैक्टिसेस। मुस्लिम हिंदू कस्टम और उनकी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे, सिंपल सी बात है। अब इस पर मुझसे एक मर्तबा मेरा एक हिंदू स्टूडेंट था, उसने मुझसे बोला, सर आप जो मुसलमान है अगर वो हिंदू प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है तो इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है? कोई मसला नहीं है बच्चा, देखो सवाल है, कोई भी सवाल पूछेगा हम उसका रिप्लाई देंगे। समझना मेरी एक छोटी सी बात को, कोई भी मजहब वाला किसी और के मजहब के कस्टम को फॉलो करेगा तो ये उस मजहब के लिए प्रॉब्लम है, नॉट ओनली फॉर इस्लाम। इट्स क्वाइट सिंपल। समझना, मैं तुम्हें एक कॉमन सी एक एग्जांपल समझा रहा हूं, तुम मेरी एक कॉमन सी एग्जांपल समझना, मैं समझा देता हूं, तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। मिसाल ले लो, एक मुसलमान बंदा है, शलवार कमीज पहनी हुई है, उसने टोपी लगाई हुई है, और टोपी लगा के हाथ में तस्बीह पकड़कर वो मंदिर में जा रहा है। ठीक है, वो मंदिर में जा रहा है। देखो, जाना गलत नहीं है, जाहिर है वो मंदिर, इट्स ओके, अगर वो जा रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन देखो अनयूजुअल लगेगा ना, अनयूजुअल लगेगा। अगर कोई मुसलमान बाहर खड़ा होकर देख रहा होगा कि भाई एक मुसलमान मंदिर के अंदर जा रहा है, तो वो मुसलमान उसको रोकेगा, बोलेगा भाई क्या हो गया मौलाना साहब, मंदिर में आप क्यों, वाई यू आर गोइंग ओवर देयर, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो ये एक क्वेश्चन ईयर खड़ा होगा। आओ मैं ऑपोजिट वाइस वर्सा करता हूं। अगर कोई हमारा मिसाल ले लो हिंदू भाई है, वो अपने घर में अपने अम्मी अब्बू के सामने डायरेक्ट वजू वजू बनाना शुरू करे, जानेमाज बिठा के बोल दे अल्लाह अकबर, तो भाई उसके अम्मा अब्बा उसे पीट देंगे, बोलेंगे भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम तो भाई आपका लक्ष्मण हो, तुम क्या मुसलमान अब्दुल्ला वाले काम क्यों कर रहे हो, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो, कस्टम्स हर मजहब के अलग अलग होते हैं और सब अपने मजहब को फॉलो करते हैं। आप किसी और के मजहब को फॉलो नहीं कर सकते, किसी और के मजहब के कस्टम को आप फॉलो नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो बिलीव क्या था इनका, नंबर वन, कि भाई मुस्लिम्स वर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, दैट्स नंबर वन। दैट इज व्हाई मुस्लिम्स वर डिक्लाइनिंग, मतलब मुसलमान डिक्लाइन फेस कर रहे थे। एंड नंबर टू, दे वर फॉलोइंग और प्रैक्टिसिंग हिंदू कस्टम्स, हिंदू कस्टम्स जो है वो मुसलमान फॉलो कर रहे थे। सो ऑब्वियसली ये दो चीजें जब एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो ये इनका बिलीफ बना, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, छोटी सी हेडिंग आप डालोगे वर्क की, यानी इनकी वर्किंग की, यानी वर्किंग की आप एग्जांपल डालोगे, आई मीन हेडिंग डालोगे, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे कि भाई किस तरीके से। अच्छा मुझे जरा यार एक बात बताओ, तुम में से कोई मुझे मैसेज करके ये बताओ कि ये बच्चे को मैं ऐड कैसे करूं? अब निकालना तो आता है मुझे, ऐड बैक करना नहीं आता, क्या कर दिया यार। सर उसे लिंक वापस दे देना। रुको बेटा, मैं अभी ट्राई करता हूँ, तुम भी अजीब आदमी हो, मुझे वेट करो, मैं ट्राई करता हूँ किस तरीके से ऐड ऑन करता हूँ। आ गया मेरे ख्याल में, सही है। अच्छा चलो, एक नजर देख लें। इसीलिए बोलते हैं पहले बीच में कोई बच्चा नहीं किया करे, फिर काट देते हैं ये लोग, और फिर बाद में टाइम जाया होता है। हाँ सही है, हो गया, चलें। अब आ जाते हैं पॉइंट पे वापस, बस बचे, अब नहीं करना है, अब नहीं करना। चलें, अगर आप खोलोगे, तुम अपना माइक अनम्यूट करोगे और फिर उसके किस कोई और डिस्टर्ब होगा, मैं आपको निकाल दूंगा, एक बार बोलूंगा दूसरी बार निकाल दूंगा, फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बाबा ऐड ऑन करूंगा। आ जाओ पॉइंट के ऊपर वापस आ जाते हैं। देखो अब आते हैं इनके वर्क के ऊपर। सबसे पहला इनका जो काम था वो था भैया रिलीजियस फैक्टर, मजहबी। भाई देखो, मजहबी बंदा है, मजहबी काम ज्यादा करेंगे। नंबर वन, सबसे पहला इनका मेन मजहबी काम समझना, मैं बता रहा हूं, नंबर वन मजहबी काम, जहां वर्क लिखोगे, वर्क, हिज वर्क, उसके नीचे हम पहला काम इनका लिखेंगे, नंबर वन,
He translated the Holy Quran into Persian language, and his sons, later his sons translated the Holy Quran in Urdu. यहां सामने इनके बेटों का नाम भी लिखा हुआ है, शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर। ये इनके बेटों के नाम थे। इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ हिज सन्स, इट्स ओके, गुड टू गो। अगर आप इनका नाम नहीं लिख रहे हो, दैट्स ओके। ये लिखना जरूरी है कि लेटर हिज सन्स ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन उर्दू। दोबारा से बताता हूं तुम्हें। He translated the Holy Quran into Persian language and his sons translated the Holy Quran into Urdu language। यानी इन्होंने पहले पर्शियन में करी और इनके बेटों ने उर्दू में करी। अब सवाल ये उठता है, सर इनकी वर्किंग में, इन वर्क का मतलब है काम, तो इनके काम में ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान सबसे ऊपर क्यों आ रहा है? आओ मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, एक एक्सप्लेनेशन तुम्हें देता हूं, तुम्हें बात समझ आ जाएगी, फिर इसको वापस लिखेंगे। यार देखो, तुम अच्छा खासा बच्चा तुम में से मुसलमान बैठा हुआ है, बस एक हमारा बच्चा बैठा हुआ है वो क्रिश्चियन है, और शायद एक हमारा हिंदू बच्चा बैठा हुआ है। तो जो मुसलमान बच्चे मैं उनसे अभी फिलहाल बात कर रहा हूं, फिर बाद में मैं क्रिश्चियन बच्चे से भी बात करूंगा, मैं हिंदू से भी बात कर लूंगा। बेटा, हम सबकी जो मजहबी किताबें हैं ना, वो हमारी लैंग्वेज में नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो यू आर पाकिस्तानी, तो आपकी जो मेन लैंग्वेज हुई वो उर्दू हुई, और हमारी ऑफिशियल एक तरीके से इंग्लिश है, तो हमें इंग्लिश भी समझ में आ जाती है। सबको नहीं आती, लेकिन फिर भी आप तो जाहिर है सीआई के स्टूडेंट से, यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई इंग्लिश में अगर कुछ लिखा हुआ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब प्रॉब्लम समझना, हमारी जो कुरान है वो है आपका अरबिक लैंग्वेज है, अभी की बात कर रहा हूं आपसे। तुम में से कितना बच्चा बोलेगा सर मैंने कुरान पढ़ी हुई है, सर मैंने खत्म करी हुई है? कितने बच्चे मिलते हैं, सर मैंने तो दो दो बार खत्म करी हुई है, मैंने दो बार कुरान शरीफ पढ़ ली, मैंने दो बार कुरान शरीफ खत्म कर ली, मैंने तीन बार कुरान शरीफ खत्म कर ली। अब जब उनसे ये पूछो कि भाई कुरान आपने खत्म तो कर ली, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बारे में आपसे क्या बात करी है, अल्लाह ताला ने इस वाली सूरत में आपको कौन सा वाकया आपके साथ बयान करा है? अच्छा चलो सब छोड़ो, ये वाली सूरत जो है वो नाजिल हुई ना, यानी सूरतें तो नाजिल होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सेंड होती थी, वो आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो भाई क्यों ये वाली सूरत क्यों आई है? हर सूरे के पीछे एक स्टोरी है, एक वाकया है, एक लेसन है। अब जब तक तुम अपनी लैंग्वेज में उसको नहीं समझोगे, तुम्हें कुरान कहां से समझ आएगी? यू आर जस्ट द रीडर ऑफ कुरान। तुम्हें कुरान समझ में नहीं आती, तुम कुरान के रीडर हो, तुम सिर्फ कुरान रीड करते हो, तुम्हें कुरान समझ में नहीं आती, इस चीज को मानो। यू आर जस्ट द रीडर ऑफ होली कुरान, यू आर नॉट, यू डू नॉट अंडरस्टैंड होली कुरान के उसमें लिखा क्या है, आप ये नहीं समझ रहे हो। इस बात को समझना, मेरी इस बात को, ठीक है? अब सुनो मेरी बात। तो इन्होंने क्या किया, ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज, लेटर हिज सन्स ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू उर्दू लैंग्वेज। ये मेन चीज मेंशन करनी है, ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू आपका he translated the holy quran into persian language and his sons translated the holy quran into urdu language। यानी इनके बेटों ने होली कुरान को उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दिया, मतलब ट्रांसलेट कर दिया। दैट्स नंबर वन। फिर उसके बाद नंबर टू, he wrote multiple books for the guidance of Muslims। टोटल 51 बुक्स थी, 52वीं बुक जो थी, यानी कि उसके बाद जो अगली बुक थी वो थी मेन इनकी बुक, जो किसके ऊपर उन्होंने बनाई थी? कॉमन बिलीफ ऑफ शिया एंड सुन्नी मुस्लिम। हिज मोस्ट फेमस बुक वाज ऑन द कॉमन बिलीफ ऑफ शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। तो दो वर्क होगा इनके। नंबर टू, पहला वर्क क्या है इनके? वर्किंग के नीचे पहली वर्किंग इनकी लिखोगे, फर्स्ट वर्किंग, ही ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन लैंग्वेज एंड हिज सन्स ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू उर्दू लैंग्वेज। यानी इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया कुरान, इनके बेटों ने ट्रांसलेट किया उर्दू लैंग्वेज में। पहली वर्किंग हो गई। नंबर टू, फॉर द गाइडेंस ऑफ मुस्लिम्स, फॉर द गाइडेंस ऑफ मुस्लिम्स ही रोट मल्टीपल बुक्स, 51 इन टोटल। लास्ट बुक जो कि 52 के नंबर पे आती है, टोटल 52 हो जाती है, आखिरी बुक जो इन्होंने लिखी, आखिरी नहीं थी, आखिर से एक आध पहले थी, लेकिन मोस्ट फेमस बुक, हिज मोस्ट फेमस बुक वाज ऑन द कॉमन बिलीफ ऑफ शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। इनकी जो मोस्ट फेमस बुक थी वो था कॉमन बिलीफ ऑफ शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। इनका मामला ये था, इनका कहना ये था कि भाई शिया और सुन्नी आपस में ना लड़े। इनका कहना था शिया भी मुसलमान, सुन्नी भी मुसलमान, तो इनका मानना यह था कि भाई दोनों आपस में लड़े नहीं, दोनों आपस में लड़ाई ना करें, दोनों आपस में उलझे नहीं। अगर दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों आपस में उलझेंगे, सो ऑब्वियसली इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवर, यानी कि ये बड़ा मसला बन जाएगा। उनका कहना यह था कि भाई मेन मकसद तो ये है ना, आप आपस में मिलकर रहो, और जाहिर है आप दोनों के खिलाफ, यानी मुसलमान के खिलाफ कोई आए तो मिलके उसके साथ वो करो।
लेकिन जाहिर है डिफरेंसेस थे शिया सुन्नी मुस्लिम्स में। तो इन्होंने इन्हीं डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए दोनों जिस चीज पर इत्तेफाक करते थे, जो कॉमन चीजें थी दोनों में, जिन चीजों पर दोनों राजी हो जाते या जो चीजें दोनों मान लेते, उनके कॉमन बिलीफ पर इन्होंने एक किताब लिखी। सही हो गया। और वो किताब इनकी बहुत फेमस भी हुई, यानी कॉमन बिलीफ ऑफ शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स। इन्होंने किताब लिखी विच बिकेम फेमस टू। तो इनकी जो वर्किंग थी ये बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी, बहुत फेमस हुई थी कि भाई इन्होंने अपनी जो रिलीजियस वर्किंग करी वो एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही मामलात वाला इन्होंने गेम करके दिखाया। अच्छा, अब आते हैं इनकी पॉलिटिकल सर्विस के ऊपर। तो इनकी पॉलिटिकल सर्विस को मैं जरा यहां से तुम्हें समझाता हूं। देखो, अब प्रॉब्लम क्या थी, सही है, पॉलिटिकल सर्विस मैं तुम्हें समझाता हूं। आप उस चीज को पॉलिटिकल सर्विस के बजाय अपने सामने एक हेडिंग डालो, प्रॉब्लम। एक हेडिंग डालोगे आप प्रॉब्लम, एक हेडिंग डालोगे आप प्रॉब्लम। सही हो गया। प्रॉब्लम की हेडिंग डालो। अच्छा, अब पहले जरा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने तीन चीजें करी। शाह वलीउल्लाह हमने स्टार्ट करे, मैंने तुम्हें इस्लामिक रिफॉर्मर का बेसिकली मकसद समझाया, मतलब समझाया। फिर हमने उनकी बायोग्राफी करी, यानी इंट्रोडक्शन उनका किया। फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि भाई उनका बिलीफ क्या है, क्या किस चीज पे बिलीव करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे उनका वर्क डिस्कस किया कि भाई उनकी वर्किंग क्या है, उसमें रिलीजियस फैक्टर क्या शामिल है, वो हमने किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनकी प्रॉब्लम। सही है, क्या मसला इन्होंने फेस किया। जरा प्रॉब्लम की हेडिंग अपने पास डालो। फिर मैं प्रॉब्लम का आपको मसला बताता हूं कि भाई प्रॉब्लम बेसिकली थी तो थी क्या। ठीक है, अब प्रॉब्लम जरा मेरी बात सुनो। प्रॉब्लम बेटा क्या थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। इनके जमाने में जाहिर है, औरंगजेब के जमाने में मैंने, आप लोगों ने जिसने मुझसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ा हुआ है, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि औरंगजेब के जमाने में हिंदूज हम मुसलमानों से नाराज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर ने जिजिया टैक्स लगाया हुआ था। जिजिया टैक्स वो जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था उन जमानों में। तो हिंदूज जो थे वो हमसे नाराज थे, हिंदूज जो है वो मुसलमानों से नाराज थे। और इस नाराजगी का फायदा उठाकर मराठास, जो कि मराठी हिंदू मराठी कौम थी, उसमें इनके लीडर्स थे जिन्होंने अपना मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा एक सिस्टम तैयार किया। और मराठा सोल्जर्स ने अपने आप को एक जगह पर जमा किया और बेसिकली उन्होंने अपने आप को हिंदुओं की आवाज बनाने की कोशिश करी। इस पर उन्होंने हिंदूज को ये उकसाया मुसलमानों के खिलाफ कि भाई ये तो जाहिर है अलग मजहब के हैं, तो हमें तो इनके खिलाफ मामलात करने चाहिए। तो मराठास ने उस जमाने में, ठीक है, हम ये उस वक्त की बात कर रहे हैं 1700s की, उस जमाने में मुसलमानों को परेशान करने के लिए व्हाट दे डिड बेसिकली, मराठास ने क्या किया, दे ट्राइड टू बैन आजान एंड डिनाइड मुस्लिम्स फॉर कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर्स लाइक फ्राइडे और ईद प्रेयर। यानी मराठाओं ने मुसलमानों का बैन लगा दिया आजान देने पे मल्टीपल इलाकों में। यानी कि सब कॉन्टिनेंट के जिन जिन इलाकों पे मराठास का कब्जा था, वहां पर मुसलमान भी रहते थे, मुसलमान बड़ी तादाद में थे, उनकी मसाजिद थी, सब कुछ था। तो दे इम्पोज्ड बैन ऑन आजान। मराठास ने कंप्लीट बैन लगा दिया कि भाई आजान नहीं होगी, आजान नहीं दी जाएगी, या जो भी मामलात हैं वो नहीं होंगे। तो उन्होंने आजान पर बैन लगा दिया। ये हुआ पहला मसला। दूसरा, दे डिनाइड मुस्लिम्स और स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मुस्लिम्स जो जुम्मे और आपका ईद की नमाज पढ़ने जाते थे, या जुम्मा और ईद की नमाज जो पढ़ना चाहते थे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दी, उनके लिए मसला खड़ा करना शुरू कर दिया, उनके लिए इशू बनाना शुरू कर दिया कि नहीं, नहीं हो सकता ये मामला। मतलब एक सिंपल बात है कि भाई हम ये काम नहीं करने देंगे, या हम इस चीज में मसला डाल देंगे, हम इस चीज में प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। अच्छा, क्यों कर देंगे भाई प्रॉब्लम खड़ी, सवाल ये उठता है कि भाई क्यों कर देंगे प्रॉब्लम खड़ी। तो प्रॉब्लम भैया इस वजह से खड़ी कर देंगे, या प्रॉब्लम को इस वजह से उठा देंगे। वो प्रॉब्लम क्या होगी या कैसे होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होगी कि भाई आपके उन्होंने ये कर दिया कि भाई मुसलमान देखो, आप मैं वैसे तो पांचों वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद जाना चाहिए, जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि आप एक चीज नोट डाउन करना कि आप नॉर्मली जब मस्जिद जाते हो, जैसे मिसाल ले लो ट्यूसडे को, कल ट्यूसडे, कल जोहर की नमाज पढ़ने जाना, तो तुम्हें इतना ज्यादा रश नहीं दिखेगा। होना चाहिए, हर वक्त मस्जिद में रश होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, तुम्हें इतना रश नहीं दिखेगा। लेकिन भाई तुम जुम्मे की नमाज में दोपहर को जाओ, तो भाई तुम्हें गेट पे जगह मिलती है, जरा सा लेट हो जाओ, यानी फुल रश होता है मस्जिद में, लोग भर भर के आए होते हैं। ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम ईद की नमाज पढ़ने जाओ, तो ईद की नमाज में तो मस्जिद फुल पैक होती है, लोग बाहर जानेमाज और चादरें बिछा के नमाज पढ़ रहे होते हैं, रोडों पे नमाज पढ़ रहे होते हैं, रोड तक रश गया हुआ होता है।
इतना रश होता है ईद की नमाज में। बात समझ आ रही है तुम लोगों को मेरी? तो पॉइंट इसके अंदर क्या हुआ कि भाई जुम्मे और ईद की नमाज मराठास को पता थी कि भाई मुसलमान ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा तादाद में जाते हैं, तो अगर इसी के ऊपर मसला करेंगे, यही डिनाई करेंगे, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड दैट सेम हैपेंड विद मुस्लिम्स। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम दोबारा से बता देता हूं, प्रॉब्लम हेडिंग के नीचे, मराठास वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर मुस्लिम्स। Number one, they tried to ban Azan. Number two, they denied Muslims to offer prayer Friday and Eid prayer. यानी जुम्मे की नमाज और ईद की नमाज पढ़ने से मुसलमानों को मना किया गया, और जो मुसलमान नमाज पढ़ने जाते थे उनको परेशान किया जाता था। डन हो गया। दिस वॉज द प्रॉब्लम, यानी ये इसकी प्रॉब्लम हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। तो आप एक छोटी सी हेडिंग दोबारा डालें, सॉल्यूशन। आप एक छोटी हेडिंग डालें सॉल्यूशन की, और मैं आपके साथ हेडिंग रिपीट कर रहा हूं। पहली हमने बायोग्राफी या इंट्रोडक्शन की, हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। नंबर टू पे जो हमारे पास हेडिंग थी वो था बिलीफ, कि इनका बिलीफ क्या है। नंबर थ्री पे जो हमारी हेडिंग थी वो था इनका वर्क, यानी इन्होंने क्या वर्किंग करी है। नंबर फोर्थ पे हमारे पास जो हेडिंग थी, जो अभी हमने करी, वो थी प्रॉब्लम। यानी टोटल चार हेडिंग हो गई। अब फिफ्थ हेडिंग एंड लास्ट हेडिंग यानी सॉल्यूशन, हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। सही है? मुझे बताओ, शुरू की चार हेडिंग्स कंप्लीटली समझ में आ गई जो मैंने बताई है? डू यू गाइज अंडरस्टैंड? यस। एवरीवन, आई वांट द आंसर फ्रॉम Yes, एवरीवन। sir. Yes, sir. ओके, 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 ओके। सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे तो ही मजा आएगा। नबीहा, पीडीएफ आपको इस चीज का मिल सकता है, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। दूसरी वाली जो है वो इनक्रिप्टेड फाइल है, उसके हार्ड कॉपी में नोट्स मिलेंगे। ये वाली जो फाइल है सामने दिख रही है, इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, मसला ही नहीं है, हर ग्रुप पे दे दूंगा। आराम से आप इससे पढ़ सकते हो। सही है? अच्छा जी, अब आ जाते हैं पॉइंट पे वापस। क्या पॉइंट था, क्या पॉइंट था, क्या पॉइंट था, क्या पॉइंट? सॉल्यूशन। वी वर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, यानी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन है क्या, यानी क्या मामला आता है, कैसे सॉल्व होगा, क्या मसला है, क्या किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, सुन। अहमद शाह अब्दाली स्लैश दुर्रानी एक ही बंदा है, ये अलग अलग बंदे नहीं है, इस बात को भी समझ के रखना। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी जो है, वो दोनों सेम बंदे हैं। दोनों सेम बंदे, याद रखना, दोनों सेम बंदे, दोनों अलग अलग नहीं है। दे बोथ आर सेम, यानी दोनों के दोनों सेम है। सही है? बस फर्क क्या है कि भाई सरनेम, दोनों भाई भाई का दोनों सरनेम है। एक इनका जो है वो कास्ट था, और एक इनका बेसिकली सरनेम। तो अहमद शाह अब्दाली बोले, अहमद शाह दुर्रानी बोले, बात एक ही है, अलग बंदे नहीं है। अच्छा, कौन थे भाई ये? ही वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान, ही वॉज एन अफगानी किंग, यानी पर्शियन किंग कह लो भाई इनको। अब हुआ कुछ इस तरीके से था कि भाई शाह वलीउल्लाह साहब ने, क्योंकि देखो उस वक्त मुसलमान पावरफुल नहीं थे, दे वर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट मराठास। मुसलमान मराठास के खिलाफ जंग नहीं लड़ पा रहे थे या नहीं लड़ सकते थे। ये मैं क्लियर बात आपको समझा दूं, यानी मुस्लिम्स वर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट मराठास। तो अब उसमें हुआ क्या? मुसलमानों मतलब शाह वलीउल्लाह साहब ने, ही रोट अ लेटर टू अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली को लेटर लिखा, हु वाज द अफगानी किंग। क्या लेटर लिखा? कि भाई आप आओ एंड रेस्क्यू मुस्लिम्स फ्रॉम मराठास। भाई मुसलमानों के साथ ये मसला आ रहा है, मुसलमानों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आजान को बैन किया जा चुका है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से डिनाई किया जा रहा है, मल्टीपल मुसलमानों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सो एज अ मुस्लिम किंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट यू हैव टू कम ओवर हियर, यानी आप यहां पर आओ और आकर, यानी यहां पर आकर मुसलमानों को रेस्क्यू करो, मुसलमानों को सेव करो। सो एक तरीके से आप अल्टीमेटली ये समझो कि उनको इनवाइट किया गया टू सेव मुस्लिम्स। सही है? उनको इनवाइट किया गया टू सेव मुस्लिम्स, यानी आकर मुसलमानों को बचाओ। ये कॉमन सी बात हो गई। सही है? यहां तक बात हो जाती है हमारी। अब हुआ क्या? अहमद शाह अब्दाली साहब आए, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई। मराठास क्योंकि मुसलमानों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो बेसिकली ये एक मौका था अहमद शाह अब्दाली के लिए भी मुसलमानों के लिए हीरो बनने का, और उन्होंने ये साबित भी किया। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने इतनी खतरनाक डिफीट दी मराठास को, मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ही डिफीटेड मराठास।
और मराठास को इतनी खतरनाक डिफीट दी थी कि इसके बाद मराठास कभी जंग में नहीं उतरे। मराठास जंग में नहीं उतरे, ये मतलब समझ जाओ जंग का उनका दी एंड हो गया था कि भैया अब जंग वंग नहीं लड़नी, कुछ और लड़ना है तो वो बता दो, जंग शंग का सीन नहीं है। यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी, जो कि एक अफगानी किंग थे, कौन थे, एक अफगानी किंग थे, उन्होंने इतनी खतरनाक डिफीट दी थी, इतनी खतरनाक डिफीट दी थी कि भाई मराठास जो है वो एकदम खत्म हो गए थे। यानी उनकी जो फोर्स वाली पावर थी वो तकरीबन खत्म हो गई थी, उनकी फोर्स वाली पावर जो है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गई थी, एंड हो गई थी, नहीं बची थी। सो दिस वाज बेसिकली द पार्ट ऑफ शाह वलीउल्लाह साहब। समझ रहे हो? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और चीज भी इसके अंदर दिखाता हूं, देखो। शाह वलीउल्लाह साहब, ये देख रहे हो 1762, और यहां पर ये देखो बैटल कब हुई है, 1761। यानी शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों को जिस साल सक्सेस दिलवाई, क्योंकि देखो हुआ तो शाह वलीउल्लाह की वजह से ना, सॉल्यूशन भी उन्हीं ने निकाला। ही रोट अ लेटर टू अफगानी किंग अहमद शाह अब्दाली टू केम टू रेस्क्यू मुस्लिम्स फ्रॉम मराठास इन दी सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने लेटर लिखा कि आए मुसलमानों को सेव करें फ्रॉम मराठास, और अगर आपको सब कॉन्टिनेंट आना पड़ेगा, इनसे जंग लड़नी पड़ेगी, तो मेन काम तो इनका था। सो ही रिक्वेस्टेड, ही एक्सेप्टेड द लेटर। अहमद शाह अब्दाली ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, उन्होंने वो लेटर एक्सेप्ट करा, एंड देन ही केम टू रेस्क्यू मुस्लिम्स। यहां पर वो आए और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को उन्होंने डिफीट किया, जो कि 1761 में हुई। बस जिसने, जिसकी वजह से मुसलमान थोड़ा सा जीत पाए या मुसलमान थोड़ा सा सुकून का सांस ले पाए, उनकी डेथ 1762 के अंदर ही हो गई। यानी शाह वलीउल्लाह साहब उसके अगले साल, बैटल ऑफ पानीपत के अगले साल 1762 में उनका इंतकाल हो गया। और ये उनकी होल सोल पूरी जर्नी थी जो कि इन्होंने गुजारी। समझ में आ गई बात? यानी कि हमारे पास पांच चीजें इन टर्म्स टोटल हुई। नंबर वन, शाह वलीउल्लाह साहब जो कि फर्स्ट इस्लामिक रिफॉर्मर हैं, इनकी बायोग्राफी या जिसको इंट्रोडक्शन कह लो। नंबर टू, इनका बिलीफ, कि भाई क्या बिलीफ था इनका। नंबर थ्री, इनका वर्क, जो भी ये काम करते थे। नंबर थ्री, इनकी प्रॉब्लम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो टोटल पांच इनकी छोटी 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 हेडिंग बनती हैं, जिसमें शाह वलीउल्लाह हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली तुम्हें ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अभी मैं रिपीट भी करूंगा, पूरा पूरा रिपीट करूंगा, और फिर मैं उसके बाद तुमसे पूछूंगा कि डू यू गाइस अंडरस्टैंड, आपको क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? सही है। आते हैं फटाफट से एक चीज को रिपीट करते हैं, ठीक है, फौरन से इसको रिपीट करते हैं। कैसे हमने स्टार्ट किया था भाई? सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। शाह वलीउल्लाह बॉर्न हुए 1703 के अंदर दिल्ली में। नहीं लिखना दिल्ली, मसला नहीं है, 1703 लिखना। कुतुबुद्दीन ओरिजिनल नाम था, मगर अपने टाइटल से जाने जाते थे, विच वॉज वलीउल्लाह, यानी फ्रेंड ऑफ अल्लाह। इनके अच्छे होने की वजह से इनको ये टाइटल मिला था। Shah Abdul Rahim was his father, who was the founder of Madrasa Rahimia, and he teaches there as well. यानी कि वो वहां पे पढ़ाते भी थे। जाहिर है क्योंकि फादर का मदरसा था, दैट इज व्हाई ही टुक हिज इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम देयर। इन्होंने अपनी इनिशियल एजुकेशन वहीं से हासिल करी। उसके बाद इनके बिलीफ पे आते हैं। शाह वलीउल्लाह का बिलीफ क्या था कि भाई मुस्लिम्स डिक्लाइन क्यों फेस कर रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ कुरान और सुन्नत। क्योंकि मुसलमान कुरान और सुन्नत की टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग डिक्लाइन। एक। नंबर टू, मुस्लिम्स वर प्रैक्टिसिंग हिंदू कस्टम्स मोर देन द इस्लामिक कस्टम्स। यानी मुसलमान जो है वो हिंदू कस्टम्स की तरफ ज्यादा उनका रुझान है एज कंपेयर टू इस्लामिक कस्टम्स एंड ऑल। सो दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दैट टाइम। समझ रहे हो ना? ये एक अलग मसला बना था बिलीफ में। फिर इनकी वर्किंग के ऊपर आए कि भाई इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में, और इनके बेटों ने ट्रांसलेट किया उर्दू लैंग्वेज में। He translated the Holy Quran into Persian language and his sons translated the Holy Quran into Urdu language. फिर उसके बाद he wrote multiple books for the guidance of Muslims, but his most famous book was on the common belief of Shia and Sunni Muslims. ठीक हो गया, ये भी हो गया। फिर उसके बाद इनके टाइम की प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या थी भाई? मराठास वर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर मुस्लिम, यानी मराठास जो थे वो मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। They tried to ban azan, they denied Muslims to offer prayer Friday and Eid prayer and all। इस तरीके के मामलात आ रहे थे, यानी कि भाई मसले मसाइल कर रहे थे, मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ था। एंड मुगल सोल्जर्स जो बचे कुचे थे या जो मुसलमान थे, दे वर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट मराठास। कोई अच्छी बड़ी लीडरशिप उस वक्त मौजूद नहीं थी, औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी, तो दे वर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट मराठास। तो इन्होंने क्या किया, आपका शाह वलीउल्लाह साहब ने, ही रोट अ लेटर टू अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी बोल लो, who was the king of Afghanistan. He was an Afghani king.
उनको लेटर लिखा कि बॉस आप आओ और आकर मुसलमानों को रेस्क्यू करो फ्रॉम मराठास. So he accepted the request, he accepted the letter and came to the subcontinent. And in the third battle of Panipat, 1761, this is the solution. In 1761, third battle of Panipat में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को एक क्रशिंग डिफीट दी. क्रशिंग डिफीट, ऐसी डिफीट कि उसके बाद फिर मराठास ने अपना सर नहीं उठाया कि भाई सही है, हार गया, बात खत्म हो गई. सो दिस वाज द होल पॉइंट बेस्ड सिनेरियो ऑफ शाह वलीउल्लाह. सही हो गई यहां तक बात. नाउ इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझे चैट के अंदर लिखकर अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं. और मुझे ये बताओ पहले, तुम्हें ये पूरा लेक्चर समझ में आया? शाह वलीउल्लाह बैठा है यहाँ पे, यस और जी नो? सर। Yes. Yes. एवरीवन, बाकी गूंगे तो नहीं है? Yes. नहीं सर। Yes. 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 यस सर। वेरी गुड. यस सर। गुड. Yes, sir. सही है. ओके. ओके. अल्हम्दुलिल्लाह, आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया. सही है. चलें, अब आपके पास सवाल को लिखने का गेम करना है. एक सेकंड दीजिएगा मुझे. लेट मी क्लियर इट अप एंड देन वी आर गोइंग टू राइट अबाउट दैट. हम उस पर काम करते हैं, ठीक है. देखिए जी, सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन मेंशन करो एंड देन फिर हम उसके आंसर पर जाते हैं. सही है. क्या क्वेश्चन मेंशन करोगे भाई? ये रहा. Why did Shah Waliullah wish to revive Islam in the subcontinent? Do write this question. Why did Shah Waliullah wish to revive Islam in the subcontinent? Why did Shah Waliullah wish to revive Islam in the subcontinent? It's a 7 marker. ठीक है. Why did Shah Waliullah wish to revive Islam in the subcontinent? It's a 7 marker. ठीक है. इसके नीचे लिखोगे और, OR और, लिखोगे OR और. पहला सवाल आ गया, Why did Shah Waliullah wish to revive Islam in the subcontinent? अब लिखोगे और. देख लिया सर। और के बाद ये दूसरा सवाल है, Why did Shah Waliullah have such an important influence on the revival of Islam in the subcontinent? 7 marker. और करके नीचे ये वाला सवाल लिखो, Why did Shah Waliullah have such an important influence on the revival of Islam in the subcontinent? Why did Shah Waliullah have such an important influence on the revival of Islam in the subcontinent? 7 marker. लिख दिया. यस सर, लिख लिया। लिख दिया. ठीक है. उसके बाद आखिरी देखो, ये 2010 में ये तकरीबन सेम सवाल है. Why did Shah Waliullah have such a major influence in the revival of Islam in the subcontinent? सेम है, सेम. ये 3 सवाल आपके सामने मैंने आपको पास पेपर में सेम टू सेम दिखा दिए कि भाई ये 3 सवाल आपके पास अवेलेबल है कि भाई वो कैसे मेजर इन्फ्लुएंस थे इसके अंदर. बात समझ में आ गई? अच्छा, अब तुम लोगों का छोटा सा तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, तुम सारों को, सर। ताकि तुम इसके ऊपर वर्किंग करोगे. सही है. मैं जरा सा एक काम तुम्हें करके बता रहा हूं, तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी. देखो, क्यों मेजर थे ये इस्लाम के अंदर. तुमने इसमें जब 7 मार्कर डिस्कस करना है तो यू डोंट हैव टू डिस्कस कंप्लीट बायोग्राफी. आपको कंप्लीट बायोग्राफी इनकी डिस्कस नहीं करनी है. बस आपने ये बताना है कि व्हाई ही वाज द मेजर रिवाइवल ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर तुम इनका बिलीफ डिस्कस करोगे. रिवाइवल में इनका बिलीफ आएगा मेनली, इनकी वर्किंग आएगी, प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा. बिलीफ आएगा, वर्किंग आएगी, प्रॉब्लम आएगा, सॉल्यूशन आएगा. ये 7 मार्कर में याद रखना. और इंट्रोडक्शन में सर, कैन यू ये एक्सप्लेन द नहीं है. मार्किंग स्कीम फॉर 7 मार्कर? बेटा आराम से बोलो, क्या बोला तुमने? सर, कैन यू एक्सप्लेन द मार्किंग स्कीम फॉर 7 मार्कर? अभी एक्सप्लेन करते हैं तुम्हारे सामने. देखो, होगा इस तरीके से कि भाई लेवल 3 तक की मार्किंग के ऊपर जाएगा आपका ये 7 मार्क वाला रहम, आपका 7 मार्क वाला. समझ रहे हो? अब इसमें होगा क्या,
मैं तुम्हें ना एक इजी तरीका समझाता हूं जो मैंने तुम लोगों को पहले भी एक्सप्लेन करा था कि भाई पहली बात मुझसे बच्चा ये पूछता है सर 7 मार्कर के अंदर कंक्लूजन कंक्लूजन नहीं होता 7 मार्कर में। कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ आपके 14 मार्कर के अंदर होता है। 7 मार्कर में आपने सुइटेबल ओपनिंग सुइटेबल एंडिंग कर दो, यानी एक चीज को आपने एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई वाई शाह वलीउल्लाह वाज सच अ मेजर इन्फ्लुएंस इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम, क्यों इतने मेजर इन्फ्लुएंस थे इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम, तो उसको आपने कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको समझा देता हूं भाई। एक्सप्लेनेशन सिंपल ये है कि भाई मेजर इन्फ्लुएंस में आपने बताना है कि उनका बिलीफ क्या था। ठीक है, व्हाट वाज हिज बिलीफ, क्यों उनको ये लग रहा था कि भाई ही वांटेड टू बिकम द मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम, व्हाई ही वांटेड टू रिवाइव इस्लाम। क्या इस्लाम में कोई मामला चल रहे थे, सही नहीं चल रहा था, तो बताओ कि क्या मसले थे। लोग जो है वो हिंदू कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे, कुरान सुन्ना की टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, इस्लामिक ट्रेडिशन जो है वो कम हो गए, सो दिस बिकेम द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू डिस्कस ऑल ऑफ द बिलीफ, ऑल ऑफ द थिंग्स इन द फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद तुम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करोगे। भाई मराठास भी एक प्रॉब्लम थे, वो मसला कर रहे थे। फिर उसके बाद तुम सॉल्यूशन और इनकी वर्किंग बताओगे कि भाई सॉल्यूशन जो मराठा वाला मसला था वो सॉल्व कैसे हुआ। सैयद अहमद शहीद बरेलवी की हेल्प से मदद हुई। और नंबर 2 के ऊपर जो मामला आपका रिजॉल्व हुआ वो हुआ इनकी वर्किंग। इनकी वर्किंग कैसे थी कि भाई इन्होंने, इनका जो बिलीफ था कि मुसलमान कुरान और सुन्ना की टीचिंग को भूल रहा है या उसको फॉलो नहीं कर रहा, सो इन्होंने एक चीज उसमें अंदाजा लगाया, बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड कुरान, उनको कुरान ही नहीं समझ आ रही। सो दैट इज व्हाई ही ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज एंड सिंस ट्रांसलेटेड इट इनटू उर्दू लैंग्वेज। और इन्होंने मल्टीपल बुक्स लिखी फॉर द गाइडेंस ऑफ मुस्लिम्स कि भाई मुसलमानों को बुक, आज तुम्हें किसी भी चीज की गाइडेंस चाहिए, तुम चैट जीपीटी पे लिखो तुम्हें मिल जाएगा, जेमिनी पे लिखो तुम्हें मिल जाएगा, कंप्यूटर तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। उस जमाने का चैट जीपीटी बुक्स हुआ करती थी, उस जमाने में जो नॉलेज है वो आपको बुक से मिलेगी। सो रिवाइव कैसे हुआ, किस तरीके से मेजर इन्फ्लुएंस थे, ये चारों हेडर्स के अंदर हम बारी बारी बताएंगे। अब नाउ व्हाट, ईदर यू राइट इट इन 2 पैराग्राफ्स, आप 2 पैराग्राफ्स के अंदर लिख दें, यानी प्रॉब्लम्स बताई, उसके सॉल्यूशन आपने डिस्कस कर दिए, बिलीफ एंड प्रॉब्लम आपने बताई, और नीचे आपने सॉल्यूशन और वर्क उनका बता दिया, 2 पैराग्राफ में आपने कर दिया। या तो आप इसको 3 पैराग्राफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, दोनों मेथड आपके लेवल्स के हिसाब से ही होंगे, दोनों के अंदर आपको अच्छे या ज्यादा ही मार्क्स मिलने के चांसेस मौजूद हैं। सही हो गया। फर्स्ट व्हाट यू गाइस हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई द आंसर बाय योरसेल्फ। आप अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन से, आपके पास मेरी बुकलेट और ई नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू राइट दिस आंसर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसी तरीके से आप पहले खुद लिखने की कोशिश करें। लेट्स सपोज आप में से किसी से अगर नहीं भी आपको आता है, तो अराउंड 4 to 5 आवर्स के बाद, मतलब आज या कल सुबह तक, आपको इसका प्योर आंसर, ये जो सवाल है इसका आंसर मैं ग्रुप्स के ऊपर सेंड कर दूंगा। तो आपने अपने आंसर को, और जो मैं आपको आंसर भेजूंगा, मैं क्योंकि मार्किंग स्कीम भेजूंगा, मैं खुद से लिखा आंसर नहीं, मैं आपको मार्किंग स्कीम भेजूंगा। सो जस्ट कंपेयर योर आंसर